नमस्कार। टीवी 100 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री साहिल सेठ। गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, आईआरएस में जॉइंट कमिश्नर हैं, जीएसटी कस्टम्स एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। साहिल जी, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी आईआरएस की जर्नी कैसे स्टार्ट होगी? बचपन में क्या करते थे और क्या किया, और उसके बाद आईआरएस का किस तरह मूड बना? देखिए, जब मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था स्कूल में तो आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, जैसे बैक बेंचर्स होते हैं। तो बचपन में तो कभी सोचा नहीं था कि सिविल सर्विसेज जैसे टफ़ कंपटीशन के लिए मैं सक्षम हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा था, बिकॉज आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़। बट इवेंचुअली जब 10th 12th के बाद मेरी कुछ रुचि बढ़ने लगी पढ़ने में, आई स्टार्टेड स्कोरिंग गुड। फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, बीटेक। तो बीटेक करने में के दौरान ही मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे, जैसे कि उस टाइम पे मैं जो भी कंपटीशन दे रहा था, आई वाज क्लियरिंग इट। तो मैंने तब कैट के लिए बैठा फॉर एमबीए, तो आई गॉट 97 परसेंटाइल। फिर उस वक्त 4 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने मुझे जॉब ऑफ़र किया था। एंड आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो माय फादर वाज हैविंग अ इंडस्ट्री फॉर टेक्सटाइल्स। तो वो भी ऑप्शन मेरे लिए ओपन था, बिकॉज आई कुड हैव जॉइंड हिम ऑल्सो, एंड ही वॉज विलिंग ऑल्सो कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। ही वॉज नॉट विलिंग कि मैं चला जाऊँ किसी इन्फोसिस टीसीएस जैसी कंपनी में जॉब करने। तो उस टाइम पे मुझे भी मालूम था कि शायद उसके लिए तो नहीं भेजेंगे, पर यूपीएससी के लिए जो है शायद पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। वो चाहते थे कि तुम कुछ ऐसा कर लोगे तो घर वालों का नाम हो जाएगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टुक अ कॉल कि एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर 1-2 साल में हुआ तो ठीक है, नहीं तो आई आइदर कम बैक और विल डू एमबीए अगेन, उसके लिए तैयारी करूँगा। तो बस उसी दौरान आई हैव टेकन अ कॉल और मैं गया उसके लिए तैयारी करने, और फिर सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। तो सिविल सर्विस में काफ़ी देर पढ़ना पड़ता होगा, 10-12 घंटे की पढ़ाई तो कम से कम होती होगी। जी जी, बिल्कुल यज्ञ की तरह है, एकदम आपको पूरी निष्ठा के साथ और पूरी लगन के साथ पढ़ना पड़ता है। और 10-12 घंटे पढ़ते हैं, अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे आर सफिशिएंट। सर, तो जीएसटी कस्टम्स और नारकोटिक्स किस तरीके का क्या की आपकी दिनचर्या होती है? क्या कुछ काम आपके जिम्मे हैं और किस तरीके से उस कार्य को निभाते हैं? देखिए, डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे विभाग हैं और फील्ड फॉर्मेशंस हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं। मैं अभी मिनिस्ट्री में पोस्टेड हूँ। मिनिस्ट्री का काम पॉलिसी मेकिंग का होता है, डायरेक्टरेट्स के अपने काम हैं। बहुत सारे डायरेक्टरेट्स हैं, जैसे आपके ट्रेनिंग का डायरेक्टरेट है, सिस्टम्स का डायरेक्टरेट है जो पूरे कंट्री के लिए आईटी का बैकअप देता है। फिर आपका डीजीएचआरडी है जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखता है। ऐसे बहुत सारे पॉलिसी मैनेजमेंट और बहुत सारे डायरेक्टरेट्स हैं। तो डायरेक्टरेट्स में फील्ड और काम होता है, ऐसे फील्ड हो जाएगी, ऐसे कमिश्नरेट्स हैं। तो वहाँ पे जो आपका लॉ है वो एग्जीक्यूट होता है, जैसे आपकी जीएसटी की जो टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं और जो टैक्स एग्जीक्यूशन है लॉ का, वो फील्ड लेवल पे होता है, जो कि कमिश्नरेट्स करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पोस्टेड हैं, किस विभाग में पोस्टेड हैं, यहाँ आपकी पोस्टिंग किधर है, उस हिसाब से आपका जो है वर्क प्रोफाइल उस ड्यूरेशन के लिए वैसा होगा। तो कितने समय से हैं आप डिपार्टमेंट में, कितना समय? तो 2011 बैच हूँ मैं। तो 2 साल हम लोगों की सबकी ट्रेनिंग होती है। तो 2 साल हमारी यहाँ नेशनल नासिम करके हमारी एकेडमी है फरीदाबाद में, वहाँ 2 साल ट्रेनिंग हुई। उसके बाद वी वर पोस्टेड इन द फील्ड्स। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम लुधियाना कस्टम्स। आई वॉज पोस्टेड देयर एज असिस्टेंट कमिश्नर। Then I got transferred to Jammu as a deputy commissioner. I was there for 2 years. I was working in excise Jammu and then अब तो जीएसटी है। अब जीएसटी हो गया, तब सेंट्रल एक्साइज भी होता था। तो आई वाज डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज जम्मू। देन आई गॉट ट्रांसफर टू मुंबई। 5 years I was in Mumbai, and there I was also posted in different wings. I looked after service tax also there. That time service tax होता था। फिर जीएसटी आया तो जीएसटी में भी मेरी पोस्टिंग हुई। फिर वहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स हैं इंडिया के, तो आई वाज पोस्टेड देयर कस्टम्स ऑल्सो। फिर मेरा प्रमोशन हो गया जॉइंट कमिश्नर, एंड देन आई गॉट ट्रांसफर टू मिनिस्ट्रीज इन बोर्ड एंड दिल्ली। सो आपने एक तरीके से ट्रांजिशन देखी है बिटवीन द ओल्ड सिस्टम एंड द न्यू जीएसटी सिस्टम,
क्या कुछ परेशानियां अफसरों को आई, क्या कुछ परेशानियां पब्लिक में देखी आपने कि उस समय में लोगों किस तरीके की और किस तरीके से उन समस्याओं का निदान किया गया? ये जब भी कोई ट्रांजिशन होता है तो वो अपने साथ थोड़ी से चेंजेस लाता है, और चेंज हमेशा एज अ रेजिस्टेंस देखा जाता है, तो थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट में लोगों को प्रॉब्लम आती है। बट वो सिर्फ एक फेज़ का ही पार्ट था और वो निकल गया है, और लोगों ने बहुत अच्छे से उसको इवॉल्व किया है। तो जो टेक्निकल इश्यूज थे और वो भी बहुत हद तक रिजॉल्व हो गए, क्योंकि इनिशियली सिस्टम बेस्ड बहुत से इश्यूज हुए थे। फाइलिंग में बहुत सारी रिटर्न्स थी पहले, बहुत कम कर दी गई। तो इस प्रोसेस में आई थिंक नाउ इट हैज़ कम लॉन्ग वे। तो सर चलते हैं आपकी थोड़ी निजी जिंदगी की तरफ। बाल नरेन नाम की मूवी आपने की है, कहाँ एक आईआरएस अफसर और कहाँ मूवीज, ये कहाँ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली और कैसे इस चीज़ को करने का सौभाग्य मिला आपको? तो ज़िंदगी में हमेशा एक इंटरेस्ट रहता है कुछ ना कुछ नया करने का। कुछ भी अगर एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो ग्रैब करना अच्छा लगता है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज मेकिंग दिस मूवी, ही वॉज अ राइटर एंड डायरेक्टर फॉर दिस। तो ही वॉज आफ्टर मी कि आप एक करो, आप बहुत कैमरा फेस हो। डॉक्टर का रोल आपने इसमें निभाया है। डॉक्टर का रोल, एक गांव के डॉक्टर का रोल। तो अगर आप मुझे उस रूप में देख लेंगे तो आप मुझे पहचानेंगे नहीं, बिकॉज आई एम पेंटेड लिटिल ब्लैक एंड आई एम कैरिंग मुस्टैच एंड लिटिल बॉल्ड। तो पर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो भी एक अलग लाइफ है। आप सुबह 6 बजे उठते हैं, वैनिटी वैन्स, एंड देन यू आर सेटिंग 1 घंटा मेकअप पे लगता था। तो वो एक अलग लाइफस्टाइल है, और वो भी मुझे जीने का मौका मिला कुछ दिन, तो वो भी मुझे बहुत आनंद आया उसमें। तो सर कितने समय लगा ये मूवी बनाने में? ये मूवी जो है, इट स्टार्टेड अराउंड 9-10 दिसंबर, एंड इट वाज आई थिंक अनदर 1 मंथ में पूरा शूट हो गया था। तो अराउंड दिस वाज शूटेड इन वृंदावन में इसकी शूटिंग हुई। तो अराउंड 1 महीना उनको शूट करने में लगा, देन 3-4 महीने में दैट ऑल एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन का। तो मतलब 5-6 मंथ्स में दे हैव, आई थिंक दे हैव मेड द मूवी। तो क्या ये मूवी मेन स्ट्रीम में आएगी, किस जगह पे? तो ये थिएटर रिलीज हो चुकी है, जी। एंड इट इज़ नाउ अवेटेड टू बी रिलीज्ड ऑन ओटीटी। सो मोस्ट प्रॉब्ली ZEE5 से उनका चल रहा है। सो आई थिंक ZEE5 पे बहुत जल्दी लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा किताब भी लिखी है आपने, कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये शीर्षक कैसे दिमाग में आया और किस बारे में किताब है? तो बचपन से ही मेरे दिमाग में थोड़ा आध्यात्मिक रुचि रखता हूँ, और बचपन से मैंने चीज़ों को बहुत तरीके से ऑब्ज़र्व किया है, और बहुत से प्रश्न एज ए चाइल्ड मेरे मन में रहते थे। जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है। और हम जब अखबार पढ़ते हैं और चीज़ें न्यूज़ मीडिया में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। कई सारे धर्म हैं, कई लोगों की कुछ कुछ उलझने हैं। तो वो मुझे कंफ्यूज करता है। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ जर्नी मैंने बहुत ज़्यादा इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें समझी। तो मुझे लगा कि वो जो बुनियादी सवाल हैं कि एनर्जी क्या है, बॉडी क्या है, गीता क्या कहना चाह रही है, बाकी के धर्म क्या कहते हैं, तो उस पर मैंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। और मुझे लगा कि बिल्कुल उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जाए कि किसी को आहत हो, और अपनी बात मैं समझा पाऊँ। और थोड़ा साइंटिफिक बेस करते हुए मैंने कैसे स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड की डाइकोटॉमी में इंसान को कैसे चलना चाहिए, तो उसके ऊपर वो किताब है। सर आप एक एनजीओ के भी आपने शुरू की है, प्रसारा। प्रसारा एनजीओ क्या काम करती है और कैसे शुरू हुई, कैसे सोचा इसको शुरू करने के बाद? तो इसकी भी मेरे मन में तो इच्छा हमेशा से थी कि, और कब शुरू करता है ये मुझे मालूम नहीं था, पर सौभाग्य बना, संयोग बना, कुछ मित्र ऐसे मिले, और मित्र से बात हुई। तो मेरे को फाउंडर्स हैं जो कि 2 मुंबई में हैं,
जी, और यहाँ पे एक समाज सेवक है सागर कुमार। जी, तो वो जब संपर्क में आए तो मुझे लगा कि कुछ लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो हमने जब बात की तो बोला कि हम ये शुरू कर सकते हैं, तो मैंने उस एनजीओ की स्थापना कर दी। जी, उसके बाद फिर लोगों का बहुत सहयोग मिलता रहा, क्योंकि हमको वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम कुछ भी इनिशिएट करते हैं जब कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको फील्ड पे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं। तो क्या कोर काम है इस एनजीओ का? ये एनजीओ बेसिकली स्लम्स में और पुअर किड्स, अबैंडन्ड पेरेंट्स, इन लोगों के लिए ज़्यादा काम करती है। जी, तो ऑर्फन्स और जो बहुत सिक एंड ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, जी, तो वो हमारा फोकस एरिया है। उनके लिए क्या करते हैं, किस तरह खाना खाने का तो हमारी फूड ड्राइव्स चलती है, हमारा लंगर ऑन व्हील्स चलता है, जी, जो कि हमारा अभी 2 वैन्स चलती हैं दिल्ली और नोएडा में। तो हमारा विज़न है कि हम इसको आने वाले सालों में और डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स में और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ाएँ। और इसके अलावा जैसे व्हील चेयर ड्राइव की है फिज़िकली हैंडीकैप्स के लिए, हमने स्लम कार्निवल किया, फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड, कि स्लम के बच्चों के लिए कार्निवल अरेंज किया, जहाँ पे वो सब सुविधाएं, सब एंटरटेनमेंट, सब तरीके की प्रोविजंस थी जो कि एक नॉर्मल कार्निवल में होती है, बट एक स्लम के बच्चे को वो सब ऐसी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तो इस तरीके के हम उसमें इनिशिएटिव्स लेते हैं। हम स्लम्स के बच्चों को राष्ट्रपति भवन लेकर गए, उनको पीवीआर में मूवी दिखाने लेकर गए, हम बार्बर्स को लेकर गए स्लम में और वहाँ पे उन लोगों की पूरी जो बाल वगैरह कटवाए, क्लीनलीनेस उनकी उनको सिखाई। तो इस तरीके के सब इनिशिएटिव्स जो भी हमें समय समय पे समझ में आते हैं वो हम लोग करते रहते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते पूछना चाहूँगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं आईएएस, आईआरएस, आईपीएस के, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि जो भी तैयारी करने के लिए आते हैं, प्लीज़ गिव योर बेस्ट। आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए। यूपीएससी भी बाकी सब करियर्स की तरह एक करियर है, इट इज़ नॉट एंड इन इटसेल्फ। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो नहीं होते हैं, क्योंकि 8 से 10 लाख अगर एप्लीकेशंस आती हैं हर साल और 700, 800, 900 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो वो 9 लाख की ही गिनती है जो नहीं हो रहे हैं। तो वो लोग निराश ना हों। अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज नहीं कर पाएंगे तो जीवन में और बहुत कुछ है करने के लिए। आपका जो इसमें गेनिंग होगा पूरे प्रोसेस में, जो नॉलेज आपको मिलेगी, जो विजडम आप गेन करेंगे, दैट विल हेल्प यू टू फर्दर योर करियर इन सम अदर फील्ड। तो निराश मत होइए और हमेशा कोई और ऑप्शन को बैकअप लेकर चलिए और ट्राई कीजिए। मैं ये भी देखता हूँ कि बच्चे 8-8 साल, 7-7 साल, 10-10 साल प्रिपरेशन में दे देते हैं, नहीं होते हैं और फिर बाद में बहुत डिप्रेशन और उस स्टेजेस से निकलते हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए, इसके साथ रुके मत रहिए। अगर 2 साल 3 साल अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, प्लीज़ मूव ऑन करिए और लाइफ में कुछ और बेहतर करिए। साहिल जी, 3 मिनट से बात करने के लिए आपका